एक बार आप इस ऑयल रिफाइनरी पे देखो, यहाँ पर मल्टीपल टावर लगे रहते हैं क्योंकि क्रूड ऑयल मल्टीपल स्टेज में थोड़ा थोड़ा करके हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड वैक्यूम पर रिफाइन होता है। क्रूड ऑयल बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन होते हैं जिसमें सल्फर, नाइट्रोजन, मेटल्स जैसी इंप्योरिटीज होती है और यहाँ पर हर टावर इंप्योरिटीज को दूर कर रहा है और उसको हाई फ्लेमेबल बना रहे हैं। तो देखा जाए तो हर एक टावर एक बॉम्ब बनकर बैठा हुआ है। थोड़ा डिटेल से ऑयल रिफाइनरी का टूर करते हैं आज। एक्चुअल में ऑयल रिफाइनरी से सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता, इससे इतने अलग अलग मटेरियल निकलते हैं कि यह एक तरीके से क्रूड ऑयल के अंदर छिपे खजानों को खोलने जैसा है। यह वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एनिमेशन से समझाऊंगा। अपने एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यू बने रहना होगा। टैंकर से जब भी क्रूड ऑयल रिफाइनरी में पहुंचता है तो इसको रिफाइनरी के इन ऑयल टैंक में स्टोर किया जाता है। क्रूड ऑयल कैसे निकाला जाता है इसको डिटेल से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, आप इस वीडियो के बाद में देख सकते हो। स्टोरेज टैंक से क्रूड चार्ज पंप के पास में पहुंचता है जो ऑयल को टैंक से निकालकर आगे हीट एक्सचेंजर ट्रेन में पंप करता है, जहां मल्टीपल हीट एक्सचेंजर सीरीज में लगे रहते हैं। हीट एक्सचेंजर कुछ इस टाइप के होते हैं जिनके अंदर क्रूड इन पाइप से फ्लो करता है और इस क्रूड के चारों तरफ हीटेड फ्लूइड होता है। तो यह हीटेड फ्लूइड अपनी एनर्जी क्रूड ऑयल से ट्रांसफर कर लेता है जिससे क्रूड गर्म होता है। इन हीट एक्सचेंजर में हीट फ्लूइड कहां से आता है इसको हम आगे समझेंगे। अभी मैंने बताया क्रूड ऑयल में बहुत इंप्योरिटीज होती है जैसे वाटर ड्रॉपलेट, सोल्ट्स एंड सल्फर कंपाउंड, तो इनको क्लीन करना जरूरी है, अदरवाइज पाइप्स में कोरोजन, फर्नेस ब्लॉक हो सकती है, कैटेलिस्ट जाम हो सकते हैं। तो यहाँ से क्रूड डीसाल्टर में पहुंचता है। यहाँ पर क्रूड ऑयल में पानी मिलाया जाता है जिससे साल्ट पानी में मिक्स हो जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है जिससे छोटे वाटर ड्रॉपलेट कंबाइन होकर हेवी बन जाते हैं और वह धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। तो फिर यहाँ से सोल्टी वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है और ऊपर से क्रूड को आगे भेजा जाता है। यहाँ फिर सेम ही हीट एक्सचेंजर की ट्रेन से क्रूड पास करवाया जाता है, पर यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर लगभग 180 से 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इस टेम्परेचर पर कुछ लाइट गैस को अलग किया जा सकता है क्रूड से। तो क्रूड को एक डिस्टिलेशन यूनिट में भेजा जाता है जिसको प्री फ्रैक्शनेटर बोलते हैं। अब जो लाइट गैसेस होती है वह इतने से टेम्परेचर पर वेपर बन जाती है और धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है जिनको कंडेंसर में भेजा जाता है। बेसिकली इस यूनिट से फ्यूल गैस, एलपीजी और नेफ्था को कलेक्ट किया जाता है। कंडेंसर इन गैसेस को ठंडा करने की कोशिश करता है जो ऑलमोस्ट एक हीट एक्सचेंजर की रिवर्स प्रोसेस पर काम करता है। अब की बार बाहर में जो फ्लूइड होता है वह ठंडा होता है और पाइप के अंदर हीटेड गैस फ्लो करती है। यह गैस ठंडी होकर वापस लिक्विड में बदलने लगती है, लेकिन अभी एलपीजी और नेफ्था मिक्स में है और मार्केट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती है, तो इनको एक्यूमुलेटर में भेजा जाता है जिसमें लिक्विड नीचे बैठ जाता है। इस लिक्विड को वापस प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम में भेजा जाता है जिसको रिफ्लक्स बोलते हैं। एक्यूमुलेटर में ऊपर जो गैसेस रहती है इनको स्टेबलाइजर कॉलम में भेजा जाता है। इस कॉलम के नीचे की साइड में एक डिवाइस कनेक्टेड रहती है जिसको री बॉयलर बोलते हैं। इस डिवाइस में ट्यूब के अंदर हाई हीटेड स्टीम फ्लो करवाई जाती है जिसकी वजह से इसके अराउंड नेफ्था और एलपीजी हीट होने लगती है। एलपीजी और फ्यूल गैस हल्की होती है तो वह ऊपर उड़ जाती है और नीचे से स्टेबलाइज नेफ्था को कलेक्ट कर लिया जाता है। नेफ्था से ही आगे जाकर पेट्रोल बनता है। अभी ऐसा समझो पेट्रोल रो फॉर्म में है जिसको नेफ्था बोलते हैं। फर्दर यहाँ से फ्यूल गैस और एलपीजी को डी इथेनाइजर कॉलम में भेजा जाता है हाई प्रेशर में और नीचे री बॉयलर से हीटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो